दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आप प्रधानमंत्री मोदी के भारत से वाकिफ हो जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के भारत के भीतर में भ्रष्टाचार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत में भारत डिजिटलाइज हो चला है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत में दिल्ली से चला हुआ रुपया 100% गांव तक पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के भारत में नीतियों का ऐलान सिर्फ ऐलान भर नहीं होता है, बल्कि वह लागू भी हो जाती है। तो क्या वाकई इस भारत की तस्वीर आप चुनावी रैलियों में लगातार सुन भी रहे होंगे। 5 राज्यों में चुनाव हैं और इस देश के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, चाहे वो गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, कॉमर्स मिनिस्टर हो, रेल मंत्री हो, पेट्रोलियम मंत्री हो, हर किसी के पास अपना डाटा है। हर किसी को बताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ऐलान की गई नीतियां हैं और नीतियों के आश्रय इस देश में कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। अगर तमाम 164 प्लान्स जो निर्धारित हैं, अगर उनके जरिए इस देश के लोगों को जोड़ना शुरू कर दीजिएगा तो यकीन जानिए 110 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। यानी इस देश के भीतर में बंजर जमीन नहीं है, रुखड़ी जमीन नहीं है, हरियाली है और मखमली चादर बिछी हुई है। लेकिन क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी का भारत, जो 5 ट्रिलियन का सपना भी दिखाता है, जो इस देश के किसानों से यह भी कहता है हम जो कर रहे हैं वो सही है, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी का भारत इतना शानदार है? जबकि भारत का सच यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने के बाद भी भारत अपने देश के लोगों को अनाज नहीं पहुंचा पाता है, क्योंकि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे लोग रहते हैं। यह कैसे संभव है जिस देश के भीतर में किसान सबसे ज्यादा अनाज उपजाता हो और वही अनाज यहां के लोगों तक ना पहुंच पाता हो? तो इसका मतलब है कि जो रुपया चलता है दिल्ली से वो क्या वाकई 100% पहुंच जाता है? या फिर जिस डायरेक्ट बेनिफिट का जिक्र होता है क्या वो सब कुछ सच है? हमें लगता है कि आज सबसे निचली नब्ज या सबसे न्यूनतम जरूरत की नब्ज को आज पकड़ने की आप कोशिश कीजिए, उससे आप समझ पाएंगे कि भारत की हकीकत क्या है। क्योंकि भारत की हकीकत 5 ट्रिलियन सपने के भीतर में भी एक मोटे सुराख के साथ भूख और कुपोषण को देखती है, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस को देखती है। यह एक ऐसा सुराख है जिस सुराख को छुपाने के लिए तमाम चुनावी रैलियों में अलग अलग नेता, अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर अपनी बातों का जिक्र करते हैं, उसको ढकने के लिए। सच क्या है? NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और हंगर वॉच, इन 3 रिपोर्टों के जरिए पहले समझ लीजिए कि दुनिया के 117 देशों में भारत की जो भूख सूचकांक है वह 102 नंबर पर है। यानी भारत के नीचे जो भूख से प्रभावित देशों की संख्या है वह सिर्फ 15 ही है, और उन 15 में भारत के पड़ोसियों का जिक्र नहीं है। भारत से बेहतर स्थिति में नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है। चाइना का जिक्र मत कीजिएगा। चाइना का नंबर तो भूख इंडेक्स में 17वें नंबर पर है, 17वें नंबर पर है। भारत का नंबर 102 है। और इस हंगर सर्वे वॉच के भीतर का सच क्या है, उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया है 2015 के बाद, जिस साल ये नारा दिया गया था मेरा भारत बदल रहा है, उसके बाद से लेकर 2020 तक 100 से ज्यादा मौतें इस देश में भूख से हो गई है। इम्पॉसिबल सी चीज है। भूख से एक भी मौत इस देश में नहीं होनी चाहिए। इसका जिक्र पहले प्रधानमंत्री ने आजादी के तुरंत बाद किया था, देश के पहले राष्ट्रपति ने अपने पहले भाषण में किया था, और तमाम प्रधानमंत्री अपने भाषण में करते हैं। और अभिभाषण जब पढ़ा जाता है राष्ट्रपति के जरिए हर बजट सत्र से पहले, तो उसमें राष्ट्रपति भी इस बात का जिक्र करते हैं। लेकिन फिर भी 100 मौत भूख से हुई है। लेकिन सच सिर्फ इतना छोटा नहीं है, क्योंकि भारत के भीतर का सच यह है कि भारत में अनाज की कमी नहीं है। आज की तारीख में जब आप किसानों को देख रहे होंगे तो आपके जहन में सवाल होगा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है।
एमएसपी बढ़ जाती है, लेकिन एमएसपी की कीमत को कानून में तब्दील करने की स्थिति में सरकार क्यों नहीं आती है? हमें लगता है आज एक एक चीजों को जरूरी है समझना। शुरुआत भूख से हुई है, उसका दूसरा हिस्सा आता है प्रवासी मजदूर उससे जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट्स बतलाती है कि 27% प्रवासी मजदूर जो देश के अलग अलग हिस्सों से गए, उन्होंने कई रातें भूख में गुजारी। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि हर 7 में से 1 प्रवासी मजदूर को कभी कभी ही खाना नसीब हुआ। 71% को भोजन की पौष्टिकता की कमी है, लॉकडाउन के दौर में हुई है। यह रिपोर्ट बतलाती है गुणवत्ता बेहद खराब थी 40% लोगों के साथ जिन्हें भोजन मिल रहा था। 28% की स्थिति ऐसी आ गई कि लॉकडाउन के बाद भी, यानी आज की तारीख में भी, उनकी भोजन की मात्रा कम हो गई है। हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? 45% के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। और यह प्रवासी मजदूरों की संख्या कितनी है? प्रवासी मजदूरों की संख्या इस देश के भीतर में लगभग 8 से 9 करोड़ की है। उसके हिस्से में आप बांटना शुरू कीजिए और सोचना शुरू कीजिए आज हम कितनी छोटी लड़ाई भारत को लेकर लड़ रहे हैं, जिसमें 5 ट्रिलियन का जिक्र नहीं है, जिसमें बढ़ते हुए बिलियनियर्स, जो दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। 177 बिलियनियर भारत में है, जिसमें से 60 बिलियनियर मुंबई में ही रहते हैं। हम उनका जिक्र आज नहीं कर रहे हैं, बड़ी छोटी सी स्थिति का जिक्र आपको करना चाह रहे हैं। और आप जरा इसको समझते हुए इस बात को समझिएगा कि जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं, देखिए हमने नल जल योजना शुरू कर दी, तो आपको यह जानना चाहिए नल जल योजना का बजट जो है वह वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया गया बजट है। और आपको यह भी बता दें कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अपनी नीतियों को लागू करने के लिए ही तमाम तरीके से कर्ज अलग अलग देशों को देता है, भारत को भी देता है। और जिस वक्त देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर हुआ करते थे, उनसे भी कहा गया था आप इन नीतियों का पालन कीजिए, तो चंद्रशेखर जी ने बहुत साफ कहा था हम पालन नहीं करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने उनसे कहा था आपको कर्ज नहीं देंगे, आपके यहां बाजार नहीं बनेगा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उस वक्त के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कहते हैं आप जिस बाजार को बनाते हैं उस बाजार से भारत के सिर्फ 10 से 12% लोगों का ही वास्ता पड़ता है, बाकी इस देश के 80-90 करोड़ लोगों का कोई वास्ता नहीं है आपके बाजार से। यह देश पेट पे तौलिया बांध के रह लेगा, गमछा बांध कर रह लेगा, लेकिन आपकी नीतियों की गुलामी नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे स्थिति इस देश को किस तरीके से सत्ता ने गुलामी करनी शुरू कर दी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की, यह कोई अब छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म उसकी एक पहचान है। बहरहाल यह भी समझिए कि रोजी रोटी का अधिकार अभियान की एक रिपोर्ट निकल कर आई। उसमें बताया गया झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगहों पर यह रिपोर्ट बतलाती है कि कमाई कम हो गई है, भोजन की मात्रा कम हो गई है, गुणवत्ता कम हो गई है, पौष्टिकता कम हो गई है। 2 जून की रोटी व्यवस्था पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल हो गया है। और 12 राज्यों में महिलाएं जो हैं वो एनीमिया की शिकार है, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इसमें टॉप मोस्ट में बिहार भी है और गुजरात के बच्चे भी आते हैं। जी, यह इस रिपोर्ट का एक पहला खाका है। लेकिन इसके दूसरे खाके में तुरंत आ जाइए, क्योंकि इस देश के भीतर में अनाज खूब होता है और उस अनाज की अगर विश्व बाजार में आप कीमत भी लगाना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत हो जाएगी कि किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ती है। किसानों की आय आज भी 5,000 रुपए के इर्द गिर्द क्यों घुमड़ रही है, जबकि सच क्या है? 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी से पहले मनमोहन सिंह थे, उस पीरियड में जब आप चले जाइएगा तो जो पूरा का पूरा भारत में अनाज उपजता था उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अक्रॉस इंडिया। जो पूरे भारत में अनाज उपज रहा है उसकी कीमत उस समय जो थी वह तकरीबन थी 17 लाख करोड़। जी, 17 लाख करोड़ का मतलब यह हो गया कि एक्यूरेट चाहिए तो 17,56,727 करोड़ यह पूरे के पूरे अनाज की कीमत थी अपने तौर पर। उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, हॉर्टिकल्चर भी आ जाएगा, उसमें मांस भी आ जाएगा, उसमें पोल्ट्री भी आ जाएगी, उसमें दूध भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, और गेहूं चावल तो आ ही जाएगा, कॉटन, सारी चीजें आ जाएंगी। 17,56,727 करोड़। और यह 2015 में बढ़ा, जब सरकार आई तो यह
17,99,871 करोड़ तक हुआ। लेकिन आज की तारीख में यह 29,09,821 करोड़ यानी 2014 से लगभग 12 लाख करोड़ की वृद्धि मार्केट वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हो गई है। लेकिन किसानों की वही स्थिति है। दूसरी तरफ इसी दौर में जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसमें भी बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। एक्सपोर्ट की परिस्थिति अगर बढ़ी है तो हमें लगता है उसमें चावल भी बढ़ता है, क्योंकि दुनिया में गेहूं तो हर जगह होता है, लेकिन बासमती राइस और बिना बासमती राइस जो टूटा हुआ चावल होता है यह भी एक्सपोर्ट होता है। यह तकरीबन 7.71 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है। जैसे 2018-19 का जो डाटा, जो सरकार का आखिरी डाटा एक्सपोर्ट का आया, उसमें बताया गया कि 38.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया गया, जो सिर्फ एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट थे। आपको जानना चाहिए किस किस चीज़ की प्रोडक्ट की बाहर सेल होती है। बासमती राइस 4.71 बिलियन डॉलर, नॉन बासमती राइस 3 बिलियन डॉलर, बफेलो मीट 3.51 बिलियन डॉलर, मसाले 3.31 बिलियन डॉलर, कॉटन 2.1 बिलियन डॉलर, शुगर 1.3 बिलियन डॉलर, ऑयल मिल्स 1.5 मिलियन डॉलर। इसी तरीके से तमाम प्रोडक्ट्स हैं। इन बातों का जिक्र हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन तमाम प्रोडक्ट से जुड़े हुए किसानों की स्थिति जो है, जब हम उसको औसत निकालते हैं तो आपको जानकर हैरत होगी कि बीते 10 साल में औसतन इस देश के किसानों की प्रति किसान आय जो है उसमें जो इजाफा हुआ है वह 100 रुपए भी नहीं छू पाता है। औसतन 89 रुपीज निकल कर आते हैं 10 साल में, जो उनकी स्थिति में पैसे जुड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस औसत में जब आप खेती में लगने वाले इनपुट या उसमें जो भी चीजें लगती है उसकी कीमत में इजाफे को देखेंगे तो वह तकरीबन 80 से 90 गुना ज्यादा कीमत इसी दौर में बढ़ गई है। सवाल यह है कि एक तरफ आपके पास अनाज है और अनाज ही आप क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या जिन तक वो अनाज पहुंचना है, और भारत का नंबर अगर भूख की दृष्टि से दुनिया में सबसे निचले स्तर पर आकर खड़ा हो चला है, तो इसके मतलब क्या है कि क्या वो पूरा सिस्टम जो पाइपलाइन का है वह फेल हो चला है, या उसको भी कहीं ना कहीं स्टेट अपने फायदे के लिए अब एक्सप्लॉइट करने की स्थिति में आ गया है। यह सवाल इसलिए क्योंकि इसी दौर में मिड डे मील का बजट कम हो गया। इसी दौर में जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है उसका बजट जो 1975 में बनाया गया था उसका बजट भी धीरे धीरे कम होता चला गया। और जो ऐलान किया गया 2018 में कि हम लोग पोषण अभियान शुरू कर रहे हैं और 2022 तक कुपोषण से मुक्त हो जाएंगे, तो आपको यह जानना चाहिए कि कुपोषण से मुक्ति के लिए 3 साल का बजट जो मोदी सरकार ने दिया था वह बजट था 2,849 करोड़ रुपए। इस 3 साल के बजट के अनूठा सच यह है कि अगर आप वाकई इस देश के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना चाहते हैं, अंडरवेट की समस्या से मुक्ति चाहते हैं, तो फिर महाराष्ट्र को इस बजट में और जिस तेजी से काम हो रहा है 360 साल लग जाएंगे, उत्तर प्रदेश को 136 साल लग जाएंगे, गुजरात को 74 साल लग जाएंगे, राजस्थान को 114 साल लग जाएंगे, कर्नाटक को 146 साल लग जाएंगे, तेलंगाना को 219 साल लग जाएंगे, पश्चिम बंगाल को 43 साल लग जाएंगे, बिहार को 36 साल लग जाएंगे, और भारत औसतन अगर पूरे भारत को एक साथ जोड़ेंगे तो 53 इयर्स का यह टारगेट है जब भारत अपने तरीके से इस पोषण अभियान के रिजल्ट तक पहुंच पाए। क्या यह संभव है? उस समय तक क्या मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कोई भी इसी कैबिनेट का हिस्सा बना रहेगा भारत में? इम्पॉसिबल सी चीज है। खुद प्राइम मिनिस्टर क्या वाकई 53 इयर्स तक कंटिन्यू करेंगे जो इस लक्ष्य को देख सके? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत के भीतर में जिस सिस्टम को अपनाया जा रहा है, या मोदी के जहन में, प्रधानमंत्री मोदी के जहन में जो न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट है उसके बेसिक आइडिया को आप समझने की जरूरत है। माना यह गया कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत है, चाइना की तरह अगर ऑथोरिटेरियन होते तो फिर भारत भी ऑथोरिटेरियन हो जाए। भारत भी ऑथोरिटेरियन हो गया। जो जनता पर टैक्स लादा गया, इस तरीके से लादा गया कि टैक्स पेयर के पैसे से जो इस देश में बीते 70 बरस में जितने भी सार्वजनिक उपक्रम खड़े होते चले गए वो टैक्स पेयर का पैसा था जिससे वो बना था। वो किसी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी का पैसा नहीं था या किसी कॉरपोरेट का पैसा नहीं था। वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा था जिसको अलग अलग सरकारों ने सार्वजनिक उपक्रम में खड़ा किया।
उसी को जब आपने कॉरपोरेट के हिस्से में यह कहकर कहना शुरू किया कि ये घाटे में चल रहे हैं, तो वो जनता का पैसा था, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया एक झटके में कॉरपोरेट के पास। ये कैसे संभव है? ये इकोनॉमी चाइना ही नहीं, दुनिया के किसी हिस्से में आपको नजर नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि जो कैपिटलिज्म, जिस बात का जिक्र बार बार होता है, आप भी समझिए कि कैपिटलिज्म हमेशा ग्रो करेगा। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैपिटलिज्म का मतलब है कैपिटल प्लस लेबर। कैपिटल यानी पूंजी जो लगाई जाती है उसको अपना मुनाफा मिलेगा और लेबर को अपने हक की बात मिलेगी उसमें। अगर वो लेबर कर रहा है तभी तो कोई चीज प्रोडक्शन में आ पाएगी। इस दौर में हुआ यह कि लेबर के सारे हक कैपिटल के हिस्से में आते चले गए। तो इसलिए जो हमारे फहरिस्त नजर आती है कि फला कॉरपोरेट दुनिया में अब 8वें नंबर पर है, इतना रईस हो गया है, या फिर एक नया कॉरपोरेट सत्ता के साथ वाला इतना रईस, ये कोई रईस अपने तरीके से नहीं हो रहे हैं, ये ट्रांसफर ऑफ मनी से हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ उस इकोनॉमी से हो रहे हैं। जो टैक्स पेयर का पैसा था, इस देश का पैसा था, वही धीरे धीरे इनके ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसको जब ट्रांसफर किया जाता है तो मिड डे मील का बजट कम हो जाता है, आईसीडीएस का बजट कम हो जाता है, पीडीएस सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, उसका बजट गायब हो जाता है, एफसीआई कर्ज में डूब जाती है, 3.5-4 लाख करोड़ के कर्ज में वह भी डूब चुकी है। यानी वो सारी चीजें जो इस देश के लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को संभाले हुए सिस्टम है, उसकी तरफ मान लिया गया कि हम नहीं देखेंगे, अब आप खुद देखना शुरू कीजिए। यानी वेलफेयर स्टेट की जो सोच भारत में चली आ रही थी, अगर आप ध्यान दीजिएगा, नेहरू के जमाने से लेकर पहली बार 1991 में जब मार्केट इकोनॉमी लाई गई, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया, तो भी पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जानते थे कि किसी ना किसी तरीके से वेलफेयर स्कीम लानी होगी। मनमोहन सिंह के सरकार के वक्त में याद कीजिए, क्या खाद्यान्न का मसला आया, शिक्षा का मसला आया, मनरेगा का मसला आया, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के भी दौर में देखिए, ये तमाम लोग कहीं ना कहीं वेलफेयर स्टेट के कुछ हिस्से को जीने को तैयार थे। लेकिन मौजूदा वक्त सरकार को पूरी तरह कॉरपोरेटीकरण करके उसके हक और उसके मुनाफे के लिए जीना सिखा रहा है। सवाल है, पहली बार किसानों को, लेबर को उसकी हक को छीनने का जिक्र नहीं है, बल्कि अब तो सवाल है कि उसके एसेट को भी ट्रांसफर कर दिया जाए। यह स्थिति भी आती चली जा रही है। इसलिए शायद सबसे बड़ा सवाल यह हो चला है कि पीवी नरसिम्हा राव 91 के बाद इस देश ने जो शिक्षा का अधिकार देखा, भोजन का अधिकार देखा, मनरेगा की परिस्थिति की, या तमाम जो भी वेलफेयर स्टेट की सोच थी, उस सारी चीज़ों के जो बजट जब कम होते चले जा रहे हैं, और तब यह सवाल है कि उसके बाद भी आज भारत भूखा अगर है, ऐसी परिस्थिति में जहां अनाज की भरमार है इस देश के भीतर में, और एफसीआई गोडाउन्स उस अनाज को संभालने की स्थिति में नहीं है, तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत सरकार के भीतर में नया भारत का मतलब क्या है। मतलब बहुत साफ है, आपकी पैंट में 5 जेबें हैं, 5 जेब में से 4 जेब में से हम पैसा निकालेंगे, 1 जेब में पैसा डालेंगे। इसको इस लिहाज से भी समझिए जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वह पूरी तरह प्राइवेटाइज एजुकेशन को महत्व देती है। बेहतर एजुकेशन के साथ प्राइवेट का मतलब है जिसके पास पैसा हो वही पढ़ पाए। 100% देश की सारी लोगों को अगर प्राइवेटाइज हिस्से में जाना पड़े तो उसमें से सरकार कहेगी उसमें से हम कुछ को स्कॉलरशिप देंगे। यानी 4 जेब से पैसा निकालेंगे, 1 जेब में कुछ पैसा डालेंगे, और इस 1 जेब में जो पैसा डाला जा रहा है वो चाहे किसान सम्मान निधि का हो, चाहे वह आवास योजना का हो, चाहे वह स्कॉलरशिप का हो, चाहे वह इंश्योरेंस को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ सर्विस को लेकर हो। ध्यान दीजिए, जो अलग अलग माध्यमों से सरकार पैसा लेते चली जा रही है वह सिर्फ 1 जेब में पैसा डालती है, और उस 1 जेब में डालने के लिए जो पूरा प्रचार तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है। ना सिर्फ सक्रिय होता है बल्कि देश का मीडिया भी उसी को बताने में लग जाता है, उन्हीं योजनाओं का जिक्र करता है, और वही 1 जेब में पैसा डालने का जिक्र होते होते वही चकाचौंध की तरह हमारी आंखों के सामने छाने लगता है, क्योंकि कोई दूसरा माध्यम ही नहीं बच पा रहा है जहां से सूचनाएं आप तक पहुंचे। तो 4 जेब से जो पैसा, कोई टैक्स का पैसा दे रहा है, कोई खरीद में पैसा दे रहा है, कुछ भी माल आप खरीदते हैं उसमें भी आपको टैक्स का जीएसटी देना पड़ता है, पेट्रोल में ही मान लीजिए बात हो रही है, वैट की हो रही है, एक्साइज की हो रही है, ये पैसा सब कहां जा रहा है? इन्हीं सरकार और इन्हीं सरकारों के पास जा रहा है। लेकिन वह कोई योजना लेकर आते हैं तो उसी पैसे में से एक योजना, 100 रुपया निकालते हैं तो 10 रुपए की एक योजना का ऐलान कर देते हैं, और उस 10 रुपए की योजना के ऐलान पर 20 रुपया प्रचार में खर्च कर देते हैं।
तो 70 रुपए तो जेब में चले गए। 20 रुपए का प्रचार में उस 70 रुपए को जो चला गया उसको ये छुपा दिया जाता है। शायद इसीलिए दुनिया के भीतर में जब रिपोर्ट सामने आई कि आखिर भूख का सूचकांक जो है उसमें भारत से नीचे कौन है, अफगानिस्तान है, नाइजीरिया है, रवांडा है। आप कल्पना कर पा रहे हैं भारत की स्थिति भूख से लड़ने की क्या है, कुपोषण को लेकर क्या है, एनीमिया की परिस्थितियों से भारत कैसे भोग रहा है, साफ पानी को लेकर कैसी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन लड़ाई 5 ट्रिलियन की अगर है तो यकीन जानिए प्रधानमंत्री मोदी के 5 ट्रिलियन का सपना हो या फिर उस नए भारत का सपना हो, उसमें सबसे बड़ा सुराख भूख और कुपोषण का है, बेरोजगारी का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है। इन सुराखों को नहीं भरा जाएगा, लेकिन इसकी एवज में प्रचार प्रसार करने की परिस्थिति बार बार डेवलप की जाएगी। तो आखिरी बात, कैसे यह संभव है जिस किसानों के लिए आपने 3 रिफॉर्म की बात की, उन किसानों में से 200 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई और 8 किसानों ने खुदकुशी कर ली। तो क्या वह अपने प्रोफेशन को नहीं समझ पाए जो पीढ़ियों से किसानी करते आ रहे थे? और आप प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के बनने के बाद 6 साल के भीतर आपने जान लिया कि किसान क्या चाहता है और किसान जो कहता है वो झूठ कह रहा है। यह स्थिति इस देश के उस नए भारत की है जिसमें अगर आपको चलना है तो मखमल की उस चादर पर चल पड़िए जो चुनावी रैलियों में कही जाती है, या फिर हकीकत को समझना है तो हमेशा न्यूनतम की सोच के साथ खड़े हो जाइए। समझ जाइएगा, न्यूनतम की सोच का मतलब प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस सिस्टम, राशन की दुकान, 2 जून की रोटी और अनाज की से जुड़ी हुई है जो भरपूर है भारत के भीतर में, लेकिन उसे भी पहुंचा पाने की स्थिति में हम नहीं आ पा रहे हैं। तो क्या यही है रुपया? जब 1 रुपया चला दिल्ली से तो क्या गांव तक वो वाकई 100 पैसा पहुंच गया, या अब तो बिल्कुल उसकी फिलॉसफी भी पलट गई है? सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।